दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो कंपनी 49% की स्टेक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या एफडीआई को देने की तैयारी कर चुकी है। यानी कंपनी बड़ा निवेश लाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर ली गई है आने वाले समय कंपनी को तेज़ी से आगे लेके जाने के लिए। इसके अलावा इन्होंने एक बड़ा फैसला और किया है, रिलायंस रिटेल का बिजनेस खरीदने की तैयारी कर ली है। यानी आप समझ सकते हो कि अब इनका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, अलग अलग सेक्टर में कंपनी तेजी से कारोबार को आगे बढ़ाएगी। यहाँ पे सिर्फ इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस नहीं बल्कि जो लीज का नया बिजनेस शुरू किया गया है वो बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत अलग अलग सेक्टर के लिए बहुत सारी इक्विपमेंट, बड़े बड़े मशीनरी वगैरह रेंट पे देने का ये काम शुरू करने जा रहे हैं और ये बिजनेस इनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऐसे में क्या हमें इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मार्केट में पैसे हम तभी कमाते हैं जब किसी को हम निचले लेवल से खरीदारी करते हैं किसी भी शेयर में, उसके पोटेंशियल संभावनाओं को देखकर, तो आगे रिटर्न अच्छा मिलता है। तेजी के साथ बढ़ने के बाद अगर निवेश करते हो उसका कोई फायदा नहीं होता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग के सब चपेट में स्टॉक आता है और गिरावट होती है और फिर लॉस हो जाता है। और इसीलिए ऐसे स्टॉक को हमें पहचानना चाहिए जो अभी बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, उसमें जियो फाइनेंशियल शामिल है। तो अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि छपी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो कल की तूफानी तेजी के बाद आज बाजार थोड़ा सा सेटल हो रहा है, यानी अपने डायरेक्शन को तलाश रहा है। इस समय 75,515 के स्तर पर है, एक फ्रेश हाई की तरफ, और 97 पॉइंट की तेजी यानी 0.13% की तेजी है। लेकिन आज हमने देखा कि शुरुआत निगेटिव हुई थी, उसके बाद बाजार संभलने की कोशिश कर रहा है। गिरावट तो हुई है लेकिन संभल रहा है। कल बड़ी गिरावट तेजी बनी तो उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो होगी। वैसे जो कल भारी भरकम तेजी हुई थी 1200 पॉइंट की तेजी, वो निफ्टी के बड़े इंडेक्स में थी। स्मॉल कैप में इतनी खास तेजी नहीं थी, वो इतने नहीं दौड़े। अब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में आज तेजी ठीक है, मतलब अच्छी खासी है, कह सकते हैं बाजार के मुकाबले। 21,838 के स्तर पे 106 पॉइंट की तेजी यानी 0.49% अपर है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस लगभग आधा % की तेजी देखने को मिल रही है, तो बाजार के मुकाबले अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस में आज दबाव देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक की शुरुआत तो हुई पॉजिटिव 368 पर, जो क्लोजिंग कल की 367 के आसपास थी, उससे शुरुआत पॉजिटिव हुई। फिर यही दिन भर का हाई है 368 का। उसके बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखने लगी और कल 3% के आसपास की अच्छी तेजी बनी थी। आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई तो इसने 364 का लो बनाया। इस समय 366 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 0.48% की गिरावट है, आधा % के आसपास की गिरावट है। तो बिल्कुल अभी फिलहाल वेट एंड वॉच किया जा रहा है। आज वॉल्यूम देखें तो ठीक ठाक है, कल के मुकाबले थोड़ा कम जरूर है, क्योंकि इससे मन लग रहा है कि बड़े फंड हाउस आज इसमें ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 97 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 74 लाख डिलीवरी बेस काम हुआ। कल 4 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, 2 करोड़ डिलीवरी बेस ही काम हो गया। यानी जितना रोज़ वॉल्यूम होता उतना कल डिलीवरी उठाएगी। आज भी देख सकते हो कि अभी बाजार शुरू है, लगभग 12 बजे 12:30 के आसपास ही 1 करोड़ का वॉल्यूम तो हो चुका है, तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो कल काफ़ी शानदार तेजी बनी इंट्राडे में 5% की जो तेजी बनी, उसके पीछे वजह कि कंपनी ने यहाँ पे 49% की स्टेक जो एफआई या विदेशी निवेशकों को बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। तो इक्विटी दी जाएगी, उसके बदले में बड़ा निवेश लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है और इसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। और इसके लिए शेयर होल्डर की यहाँ पे देखो कि वोटिंग राइट खुल चुकी है और आने वाले समय शेयर होल्डर की रजामंदी के बाद इस प्लान को आगे बढ़ाया जाएगा। तो जो एक्सचेंज को जानकारी दी उसके हिसाब से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसमें विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट शामिल है, उनके जरिए बड़ा एक फंड रेज करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 49% की स्टेक दी जाएगी, यानी 51% रहेगी रिलायंस के पास और 49% की स्टेक बेची जाएगी, और वो भी एफआई को, क्योंकि सरकार की तरफ से एफडीआई को मंजूरी मिल चुकी है और ऐसे में कोई भी कंपनी में बड़ी निवेश दे सकते हैं। तो वो इक्विटी होल्डर लाया जा रहा है जिससे बड़ा निवेश कर लाके बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके। यानी तैयारी बहुत बड़ी कर ली गई है। तो यहाँ पे देखो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से डीमर्जर होने के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विस 21 अगस्त 2023 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया था और आप देख सकते हो कि इसमें तेज़ी से कारोबार इसका बढ़ा है। उस 2024 तक इसमें 58% की अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और इसका मार्केट कैप 2.33 लाख करोड़ तक पहुँच गया है। तीसरी सबसे बड़ी इंडिया की एनबीएफसी है बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस के बाद।
जियो फाइनेंशियल की एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के साथ ऑलरेडी बिजनेस टाइप इन्होंने कर लिया है और दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर्स बनाया। 50-50% की दोनों की पार्टनरशिप है, जिसमें एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस कंपनी करेगी, म्यूचुअल फंड का बिजनेस करेगी और दोनों मिलकर करीबी कंपनियां $150 मिलियन का निवेश करने जा रहे हैं। तो बिजनेस के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है और फॉरेन इन्वेस्टर इनको मिलने भी शुरू हो चुके हैं। अब वैसे यहाँ पे शेयर होल्डर के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 17 मई है। 17 मई के पहले जो शेयर होल्डर जिन्होंने जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर लिए हुए हैं वही यहाँ पे इस अपनी वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके बाद में जिसने शेयर खरीदे वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो 24 मई से देख सकते हो कि इसकी वोटिंग लाइन खुल चुकी है। ये 22 जून तक चलेगी। 22 जून तक जो भी शेयर होल्डर है वो अपनी वोटिंग राइट का इस्तेमाल करके इसके फेवर में या इसके खिलाफ वोट कर सकते हैं और जो प्रस्ताव पास होगा उसके बाद में ये 49% की बड़ी निवेश जो है लाई जाएगी विदेशों से और बाद में बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। तो प्लान बहुत बड़ा है। इसके एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस करीब $4.32 बिलियन के टेलीकॉम इक्विपमेंट खरीदने की तैयारी शुरू कर चुकी है। तो रिलायंस रिटेल के पास इस समय टेलीकॉम इक्विपमेंट और उसका सारा का सारा उससे संबंधित बिजनेस है। अब इसको जियो फाइनेंशियल सर्विस अपनी जो सब्सिडीज कंपनी है जियो लीजिंग सर्विस लिमिटेड उसके माध्यम से खरीदने जा रहे हैं। यानी अब ये सारे इक्विपमेंट भी लीजिंग का बिजनेस का हिस्सा बन जाएंगे। तो काफ़ी बड़ा एक प्लान बना लिया गया है। रिलायंस रिटेल का बिजनेस खरीदा जाएगा। शेयर होल्डर की रजामंदी ली जा रही है इसके लिए भी। तो यहाँ पे देखो कि कंपनी ने यहाँ पे डिवाइस ए सर्विस यानी DAS का बिजनेस शुरू कर दिया है। अब प्रोडक्ट लीज पे दिए जा रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे जहाज वगैरह भी पोर्ट के ऊपर इन्होंने लीज पे देने शुरू कर दिए। अब टेलीकॉम से संबंधित जो इक्विपमेंट है वो भी लीज पे दिए जाएंगे रिलायंस जियो इन्फोकॉम को। तो रिलायंस की जो सब्सिडीज कंपनी है जियो टेलीकॉम उसके लिए जो इक्विपमेंट होंगे अब वो जियो फाइनेंशियल सर्विस का हिस्सा होंगे और उनको रेंट पे दिया जाएगा। इसका रेंट मिलेगा। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस जो भी बिजनेस होगा जियो टेलीकॉम का उससे भी अब पैसे कमाएंगे। वो सारे इक्विपमेंट उनके लिए वो है अब जियो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करेगी और उसको रेंट पे देके हर मंथली उनसे रेवेन्यू कमाएगी। तो ये बिजनेस मॉडल काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है। अभी तो ये कह सकते हो कि ये बिजनेस जिससे आगे बढ़ने लगे जियो फाइनेंशियल कमाल कर सकती है कंपनी। तो ये एक बहुत बड़ी डील होने जा रही है हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के अंदर, आज तक की सबसे बड़ी डील कह सकते हैं। और देख सकते हो कि जो 5G के लिए अफोर्डेबल कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जियो लीजिंग के माध्यम से बिजनेस प्रोवाइड करेगी। उनको खरीदने की जरूरत नहीं होगी। रिलायंस के जो जियो टेलीकॉम कंपनी है जियो अब वो प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं बल्कि रेंट पे लेंगे जियो फाइनेंशियल के पास से। और ऐसे में दोनों कंपनियों को फ़ायदा होगा। उनको बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको वो प्रोडक्ट सारे रेंट पे मिल जाएंगे। तो 5G इक्विपमेंट वगैरह जो अफोर्डेबल कीमत में मिल जाएंगे जिससे वो बिजनेस अपने आगे बढ़ा पाएंगे। तो रिलायंस का सपना है कि 5G सर्विस अफोर्डेबल तरीके से लोगों तक पहुंचे और उनको बेनिफिट हो, दूसरी कंपनियों के मुकाबले वो सस्ती सर्विस दे सके और इसीलिए वो अब खरीदने की बजाय लीज पे लिए जाएंगे और ये सारा का सारा बिजनेस भी संभालेगी अब जियो फाइनेंशियल सर्विस। तो आने वाले यानी 2025-26 में ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। साल 2 साल का पीरियड लिया जब तक ये पूरे के पूरे देखो रिलायंस रिटेल से बिजनेस इनके पास आ जाएगा और इसको खरीद लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी पहल है जो इशारा करी है कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल कुछ बड़ा करने जा रहे हैं और ऐसे में ये कंपनी कमाल करेगी। इसके अलावा भी एक बड़ा फैसला और किया गया जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से। इन्होंने अपना पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस और गेटवे सर्विस भी जियो प्लेटफॉर्म और रिलायंस रिटेल को भी देनी शुरू कर दी है। उनके कस्टमर के लिए भी ये सर्विसें उपलब्ध होगी। यानी जो इनका बिजनेस है इनकी जमी हुई दूसरी जो पुरानी कंपनी है उनके माध्यम से आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। यानी इनको नए कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी पहले से जियो टेलीकॉम का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा सक्सेस है, नंबर 1 है और रिलायंस रिटेल का बिजनेस जो काफ़ी अच्छा है। तो इनकी जो पेमेंट एग्रीगेटर की सर्विस है और दूसरी जो गेटवे सर्विस है वो अभी इनके माध्यम से आगे बढ़ेगी। तो ये जो प्लान है ये काफ़ी बड़ा है जो आने वाले समय इस कंपनी को बहुत ऊंचाई पे लेके जा सकता है। ऐसे में इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है डिप में खरीदारी करने का। ये आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 358 का पहला सपोर्ट है। ये टूटा तो 348 तक स्टॉक जाएगा। गिरावट और बढ़ी तो 339 तक जाने की संभावना। पॉजिटिव माहौल बना तो 376 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इसको पार कर लिया तो स्टॉक आपको 385 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तेजी और जारी रही तो फिर 395 तक जा सकता है जो उसकी पुरानी हाई है। तो एक बार इसको पार कर लिया तो फिर नई तेजी शुरू होगी और स्टॉक 4 डिजिट में भी जा सकता है निकट भविष्य में। तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।